हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी की हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें हमने हिमालय पर्वत से लेके हिमालय की जितनी चोटियाँ थीं, हमने दर्रे थे, हिमनद थे, ग्लेशियर थे, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। तटीय मैदान, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने थीं और हमने उनको क्या है पढ़ा था। तो बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं उत्तर का मैदान। ये भी हिमालय का एक हमने जब पढ़ा था कि हिमालय को 6 मतलब हिमालय को नहीं, पूरे इंडिया को 6 भौतिक भागों में बांटा गया था। तो उसमें ये आपका क्या है, दूसरे नंबर का आपका उत्तर का जो मैदान है वो, पहले तो हमने चोटियां पढ़ ली जिसमें आपके ग्लेशियर, दर्रे वगैरह सब कुछ थे। और अब ये क्या है, हमारा उत्तर का मैदान। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बेहतर है, नहीं पढ़ा है तो आज इतना बेहतर पढ़ने वाले हैं, मज़ा ही आ जाएगा आपको पढ़ के कि वाकई कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बता देता हूँ कि इतिहास की जो मेरी क्लासें हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं। एक एक क्लास को बड़े अच्छे वे में मैंने बनाया है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में सजा के मैंने उन क्लासों को बनाया है। और उनकी मैराथन भी मैंने बना रखी है, तो चाहे मैराथन देखिए चाहे आप क्लास, अगर आप क्लास देखते हैं तो बहुत बेहतर होगा। टाइम आपको उतना ही लगना है जितना आपको मैराथन में लगना है, उतना ही क्लास में। लेकिन आप क्लास देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लास में क्या है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैराथन में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैराथन में कुछ आगे पीछे का मैं भाग कट कर देता हूँ, तब जाके मैं जब मिक्स करता हूँ वीडियो को तब। लेकिन आपको क्लास में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल आप मैराथन भी देखना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सारी चीज़ें उसमें भी हैं, कंटेंट वही है, सेम है, क्योंकि उन्हीं को मिला के मैराथन्स बनाई गई हैं। तो और जो पॉलिटी की है, पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, आज उसकी करीब करीब 14 क्लासें आपकी हो जाएंगी, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में वो भी क्लास भी आपकी बनी हुई हैं। ज्योग्राफी की तो आपकी चल ही रही हैं। तो गुजारिश करता हूं कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं। उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसको नॉर्दर्न का प्लेन्स भी कहते हैं, यानी कि आपके जो उत्तर के मैदान हैं उनको नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं अगर इंग्लिश में बोलें तो। अब उत्तर का मैदान को जब हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं कि आखिर उत्तर का मैदान है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो ग्रीन ग्रीन आपका पार्ट दिख रहा है, ये सारे के सारे पर्वत हैं। और ये आपका ये वाला जो ये आपका नेपाल है, ये पर्वत यहाँ से नेपाल से होते हुए ये ग्रीन 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 यहाँ तक आपके पर्वत ही पर्वत हैं। ये ग्रीन वाला जितना भी है पर्वतीय एरिया है। अब उसके बाद जो ये ब्लू वाला एरिया आपका आता है, ये सारा का सारा ये आपका ब्लू वाला एरिया, ये सारा का सारा आपका क्या है, उत्तर का मैदान है। और ये आपका असम तक फैला हुआ है। तो आपको देखिए, अगर मैं देखिए मैं यहाँ से आपको कनेक्ट करके बताता हूँ, कनेक्ट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये मैदान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखिए। अब उत्तर का मैदान का जो हम पढ़ते हैं तो उत्तर के मैदान का विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार पढ़ेंगे तो ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, देखिए यहाँ तक किसने बताया है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पंजाब है, और यहीं पे आपका क्या है, हरियाणा है, और यहाँ पे दिल्ली भी है, तो दिल्ली में भी ये है। और ये तो आपका उत्तर प्रदेश तो है ही है यहाँ पे। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश भी है, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश भी यहाँ पे है थोड़ा बहुत। और ये आपका इधर बंगाल तक आपका लगता है, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है। तो इसमें सब में इसका थोड़ा बहुत पार्ट मिलता है, लेकिन जो मुख्यतः मिलता है वो आपका पंजाब में मिलता है, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, असम में। ये आपका असम वाला है। तो आदि का मतलब ये है कि झारखंड में भी मिल जाएगा आपको, मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर ये ऑप्शन दिए हैं तो आपके यही बिल्कुल फिट बैठते हैं, इन्हीं में से आपका बैठता है। आपको दिख भी रहा होगा कहाँ कहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ये बिहार है, ये आपका क्या है, बंगाल है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब ये जो मैदान है बना कैसे है, तो ये जो हिमालय है, यहाँ से जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ना, उन नदियों के द्वारा जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये बनता है। मतलब जो भी नदियाँ हैं, जो भी मटेरियल्स लाती हैं, जो भी अवसाद को लेके आती हैं, तब जाके ये एक ऐसे मैदान में बिछा देती हैं जहाँ नदियाँ अपने आप को शांत पाती हैं, मतलब धीमी हो जाती हैं, और वहाँ पे मिट्टी का जमाव हो जाता है, मिट्टी फैल जाती है।
तो वहाँ पे ये क्या है, मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो मैदानों का निर्माण आप समझे होंगे कैसे होता है। अभी वो नदियाँ कौन सी हैं जो इसको लाती हैं ढो के, तो देखिए सिंधु एक नदी है जो कि आपकी सिंधु नदी आपकी यहाँ से इधर यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलती है, यहाँ से घुसती है और ये असम में होके आपको क्या है, बांग्लादेश में आपकी प्रवेश करती है। तो ये बांग्लादेश में, असम में जो मैदानों का निर्माण होता है वो सिंधु नहीं, सिंधु मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, सिंधु नदी को तो मतलब क्या ही बोलूँ, मैं भी कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए सिंधु ये मैंने गलत बता दिया अभी, सिंधु नहीं, यहाँ पे तो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से ऐसे मिलके आती है। सिंधु नदी तो यहाँ से निकलती है और वो यहाँ से ऐसे इधर को चली जाती है। तो ये नदियाँ क्या है, मैदानों का निर्माण करती हैं, लेकिन ये अपनी अपनी जगह पे करती हैं। गंगा जो नदी है, जो भारत का जो मैदान है, जो उत्तर का मैदान है, वो गंगा के द्वारा निर्माण होता है। किसके द्वारा, यहाँ से जो नदी निकलती है गंगा, तो गंगा है, गंगा की सहायक यमुना है, ये नदियाँ इसका निर्माण करती हैं। तो मतलब ये जो नदियाँ हैं, मतलब ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इनके बारे में बताता हूँ। ये सारी की सारी नदियाँ मैदानों का निर्माण करती हैं। अब वो चाहे कहीं भी कर रही हो, कोई नदी है तो पाकिस्तान में कर रही होगी, तो कोई बांग्लादेश में भी कर रही होगी, लेकिन जो भारत में कर रही है वो गंगा है, सतलज है, ये सारी नदियाँ इसमें क्या करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से करती है, यहाँ पे करती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ब्रह्मपुत्र जब यहाँ से वो निकलती है तो यहाँ से आपकी क्या है, क्या बोलता हूँ मैं, क्या है ये, असम में जाके प्रवेश करती है। तो असम में जब ये प्रवेश करती है तो वहाँ मैदानों का निर्माण होता है। ये नदियाँ हैं। अब इन नदियों के द्वारा जो मैदान निर्माण होते हैं, मतलब जो भी मैदान निर्माण होते हैं तो होते तो नदियों के द्वारा ही हैं। बस आप सिंपल से समझिए, क्या समझिए, उत्तर का जो मैदान है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, ये नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नदियाँ कौन कौन सी, मेजर नदियाँ तो आपकी यही हैं, लेकिन जो उत्तर का मैदान का निर्माण करती हैं वो गंगा है, यमुना है, ये आपकी करती हैं। ये मैं पॉइंट कहीं पे मेंशन कर दूंगा कि उत्तर के मैदानों का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। यहीं पे कहीं पे मैं मेंशन कर दूंगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और और वो गंगा यमुना सरस्वती, मतलब गंगा जमुना ही आपकी नदियाँ हैं, और भी नदियाँ हैं जिनका मैं होगा तो मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसको याद कैसे रखें, जो मैदान निर्माण होते हैं उन मैदानों को क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 तरीके के क्षेत्रों का निर्माण होता है। एक तो आपका भाबर, इसमें क्या मैंने ट्रिक भी बना दी है, यहाँ पे ये ट्रिक बनाई है 4 मैदानों की। भात खाबो, भात खाबो का मतलब क्या है, भा से आपका भा हो गया भांबर हो गया, ता से आपका तराई हो गया, खा से आपका खादर हो गया, और बो से आपका बांगर हो गया। तो भात खाबो अगर आप ट्रिक याद कर लेते हैं तो आपको सारे मैदान याद हो जाएंगे कि ये क्रम वाइज कैसे हैं। तो पहले भाबर का निर्माण होता है, उसके बाद तराई का, उसके बाद खादर का, उसके बाद आपका निर्माण होता है बांगर का। तो ये बात है सर, बिल्कुल यही बात है। और जब हम अभी इसमें जब पढ़ेंगे तो ये हमारे ये तटीय मैदान भी हैं, इनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमको तटीय मैदान भी पढ़ना है। हमको ये जो द्वीप हैं इनके बारे में भी पढ़ना है, हमको इसके अंडमान निकोबार के जितने भी द्वीप हैं इन सबको पढ़ना है। तो पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो स्लाइड है उस पर देखते हैं क्या है। अब यहाँ से देखिए, मैं बहुत बेहतरीन इमेज लेके आया हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपका क्या है, हिमालय है, हिमालय पर्वत है ये वाला। हिमालय पर्वत से यहाँ से क्या है, नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर, बजरी, ईंट जो भी है वो मसाला लेके आती हैं। और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो यहाँ पे ये रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से तो लुढ़क आते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ पे जाके वो क्या है, रुक जाते हैं। और यही क्षेत्र क्या बन जाता है, भाबर क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ना कृषि होती है। और ये शिवालिक जो पर्वत होता है ना, क्योंकि हमने पर्वत पढ़े हैं, तो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय के बिल्कुल नज़दीक वाला पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक, जैसे कि मैं आपको एक तरीके से बना के दिखा देता हूँ कि क्या मामला होता है। जैसे कि ये आपका क्या है, पर्वत है, मान लीजिए ट्रांस हिमालय है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा इसको पेन को मोटा करता हूँ तब जाके समझ में आ सकता है। ये आपका पर्वत है, मान लिया कि ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आपका क्या है, ये महान हिमालय, उसके नीचे आपका क्या है, ग्रेट हिमालय, उसके नीचे आपका क्या है, शिवालिक। अब शिवालिक जब ये पर्वत से यहाँ से मतलब नदियाँ आती हैं यहाँ से निकल निकल के, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पत्थर अत्थर छोड़ देती हैं। तो वही पत्थर आपके क्या बन जाते हैं, वही पत्थर आपके फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, यहाँ पे क्या है, ये मोटे मोटे पत्थर यहाँ पे छोड़ देती हैं जिस तरह से। ये मतलब इस मैप से उसका लेना देना नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यही वाला पार्ट क्या बन जाता है, आपका शिवालिक के जो नीचे वाला पार्ट आपका भामर बन जाता है। अब यहाँ से नदियाँ नीचे से निकलती हैं, नीचे से निकलती हैं,
तो यहाँ पे दलदल वाला एरिया बन जाता है और बड़ा कीच कांच हो जाती है नीचे, तो वो तराई वाला क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद मैदानों में प्रवेश करती हैं। तो अब इसको समझिए आप, ये हिमालय था और क्या है, पेन तो बहुत मोटा हो गया है, इसको थोड़ा सही करते हैं, पेन पेन पेन, नहीं तो ये बहुत पेन करेगा। तो ये आपका क्या है, हिमालय है। ये वाला पार्ट, हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, नदियाँ निकल रही हैं, अपने साथ पत्थर ला रही हैं, पत्थर कंकड़ ईंट बजरी जो भी मोटी मोटी चीज़ें हैं वो ला के यहाँ पे छोड़ दे रही हैं। अब यहाँ से नदियाँ क्या हो जाती हैं, पत्थर जमा हो जाते हैं, ईंटें जमा हो जाती हैं, मतलब ईंटें नहीं, पत्थर जो बड़े बड़े होते हैं जमा हो जाते हैं। तो उनके नीचे से नदियों का बहाव होता है। फिर नीचे से, जब नीचे से नदियों का बहाव होता है, तब ये आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं तो एक मैदान इनको पड़ता है, तो वहाँ पे ये बहुत कचकच कर देती हैं, वो गचगच हो जाता है, दलदल जैसा एरिया बन जाता है, जंगली एरिया होता है ये, इसमें बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े वृक्ष लगते हैं। तो उस जंगल में क्या हो जाता है, ये वाला एक दलदल बन जाता है, तो वही आपका तराई कहलाता है। और यहाँ पे कृषि होती है, लेकिन गन्ना होता है, धान होते हैं, गेहूं की खेती यहाँ पे नहीं हो पाती है, और यहाँ पे खेती नहीं होती है, और यहाँ पे खेती धान गन्ना ये वाली खेती होती है। उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नदियाँ अभी आगे बढ़ेंगी, नदियाँ और निकलेंगी, जब वे मैदानों में प्रवेश करती हैं तो नदियों के, ये नदी है, मान लिया ये नदी आपकी है, ग्रीन ग्रीन मतलब ब्लू ब्लू आपकी क्या है, नदी है। तो इस नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, जो नदी के आसपास की नदी है, उसके पड़ोस का क्षेत्र तो होगा ही ये वाला आपका उसका पड़ोस का क्षेत्र होगा ही होगा। तो ये वाला आपका खादर कहलाता है। अब जब ये पड़ोस का क्षेत्र है तो उसके बाद का भी क्षेत्र होगा इधर और इधर। तो ये वाला बांगर है, जो दूर है, बहुत दूर है, वो बांगर है, जो नदी के पास में है वो खादर है। आपने सुना होगा, अगर गांव देहात के आप रहते हैं तो आपने सुना होगा खद्दरे, मतलब देहाती लोग बोलते हैं चलो खद्दरे में चलते हैं। खद्दरे का मतलब क्या होता है, ये खादर होता है, मतलब नदी के किनारे की बात कर रहे होते हैं कि वहाँ खद्दरे, ऐसी बातें होती रहती हैं गाँव में, क्योंकि मैं तो गाँव में ही हूँ, तो मुझे ये सारी बातें पता है, और मैं बहुत गया भी हूँ ऐसी चीज़ों, मतलब कभी पहले जाता था बहुत, जब छोटा था तो ऐसे ही, मतलब मुझे पता नहीं था ये खद्दरा, लेकिन लोग कहते थे ये खद्दरा है। आप जाके समझ में आया कि वो खद्दरा नहीं, वो खादर है, उसको खद्दरा कहते हैं। तो ये बात है। अब एक और मैप भी है, आप इससे भी इसको सेम टू सेम समझ सकते हैं, बात वही है। आप समझना चाहें तो यहाँ से भी ये पर्वत हैं, पर्वत से निकले तो ये क्या बन गया, आपका भांवर क्षेत्र बन गया, क्योंकि पत्थर हैं यहाँ पे बड़े, तो यहाँ पे ईंट पत्थर हैं, मतलब बड़ा मतलब महीन मिट्टी होती है यहाँ पे, बारीक मिट्टी होती है, तो यहाँ पे वो दलदल टाइप में बन जाता है, यहाँ पे गच हो जाता है। तो ये आपका तराई कहलाता है। तराई के आगे बढ़ो, तराई के आगे जब नदियाँ आपकी प्रवेश करती हैं, नदियों के पड़ोस वाला क्षेत्र आपका कहलाता है खादर, और नदियों के दूरस्थ क्षेत्र वाले को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं इनकी डिटेल भी लिख के, जो मैंने बोला वही मैंने इसको बताया अभी। देखिए ये कैसा है। अब देखिए, भांबर क्षेत्र जो शिवालिक के दक्षिण में है, मैंने बताया था। अब ये सिंधु नदी तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, सिंधु से लेके जो तीस्ता नदी है वहां तक ये फैला हुआ है। मतलब सिंधु नदी से लेके जो आपकी उधर नेपाल के उधर आपकी तीस्ता नदी तक लगती है ना, जो आपकी कहाँ तक जाती है, देखिए असम तक, मतलब उसका फैलाव है काफ़ी दूर तक, क्योंकि असम में तो ब्रह्मपुत्र भी आ जाती है। तो वहां तक इसका जो फैलाव है, तो वो आपका क्या है, इसी को कहते हैं, आपका क्या है, भांबर। क्या है, आपका भांबर है। मतलब ये वो क्षेत्र है जहाँ पे कंकड़ और पत्थर हैं, मतलब ऐसा नहीं है पूरे मैदान की बात कर रहा है, जहाँ तक आपके कंकड़ पत्थर हैं। ये तीस्ता नदी का आपको पत्थर बहुत देखने, क्योंकि वो क्या बोलता हूँ मैं, जो नेपाल है वो पूरा का पूरा तराई क्षेत्र में बसा हुआ है, शिवालिक में बसा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र है। और उसके नीचे क्या है, आपका तराई नहीं, भाबर क्षेत्र है, तराई बोल जाता हूँ। तो भाबर है उसके नीचे, तो भाबर वो तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, जहाँ पे निरे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। और ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा आपका ये एरिया पड़ता है। यहाँ पे मोटे मोटे पत्थर कंकड़ बजरी पाई जाती है। यहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं, नदियाँ पत्थरों के पहाड़ों के नीचे से निकलने लगती हैं, तो नदियाँ नहीं दिखती हैं, और यहाँ पे कृषि भी नहीं होती है। उसके बाद आपका तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र भांबर के दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पे नम मिट्टी पाई जाती है, गीली मिट्टी और बारीक कंकड़ पत्थर होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ नदियाँ बाहर आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं तो वो कीच करती हैं, कीच मतलब दलदल, क्योंकि गीली मिट्टी है, नम मिट्टी है और चिकनी मिट्टी भी है, तो वहाँ पे गच हो जाता है। तो नदियाँ वहाँ से बाहर निकलती हैं और वहाँ से आगे बढ़ती हैं, और ये 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा आपका एरिया है। और यहाँ कृषि की जा सकती है, लेकिन गन्ना और धान की जा सकती है। अब खादर वाले एरिया में आते हैं। ये क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, जो 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 बांगर और खादर है ना, ये जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बोले तो जो जल के द्वारा निर्मित मिट्टी है, जल के द्वारा जहाँ जल का मतलब होता रहता है, वो मिट्टी है। अब नई मिट्टी जो होगी, जो नई जलोढ़ मिट्टी होगी वो खादर कहलाएगी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी वो बांगर कहलाएगी। कैसे दोस्तों,
खादर जो होगी वो कैसे कहलाएगी? खादर वो एरिया होता है जहाँ पे, जैसे कि कोई नदी है, मेरे यहाँ पे पड़ोस में एक नदी है, तो नदी जहाँ से निकलती है, तो नदी जब कभी बाढ़ आती है, कभी क्या हर साल आती है यहाँ तो बाढ़, तो वो बाढ़ आती है तो पूरे गांव तक मेरे पानी पानी हो जाता है। और जहाँ जहाँ तक पानी हो जाता है, जहाँ जहाँ जिन जिन खेतों तक, जिन जिन एरिया तक पानी जाता है, तो वो सारा का सारा क्षेत्र खादर कहलाता है जब बाढ़ आती है। और कुछ एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, जिसको उसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, बांगर एरिया बोलते हैं, जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। और जहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है वो नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, क्योंकि न्यू मिट्टी हो जाती है वो। जहाँ बाढ़ आती है, नदी के पास वाला क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है ये। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत, मतलब जो यहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत फर्टाइल लैंड होती है। यहाँ पे खाद्य फसलें, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल सब कुछ यहाँ पे उगता है। और जो बांगर वाला क्षेत्र होता है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ बाढ़ नहीं आती है, खादर से कम उपजाऊ होता है, और यहाँ पे सभी खाद्य फसलें उत्पादित होती हैं, सभी खाद्य फसलों का उत्पादन यहाँ पर भी होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे यहाँ की जो मिट्टी है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है। बस बांगर और खादर में मेन डिफरेंस आपका यही है, बांगर में बाढ़ नहीं आती है, खादर में बाढ़ आती है, बस सिंपल सा डिफरेंस है आपका। अब बाढ़ जहाँ पे आती है वो क्षेत्र आपका उपजाऊ हो जाता है, बाकी आपका नहीं होता है उपजाऊ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे देखते हैं ये भी वही इमेज है एक तरीके से। ये आपके क्या है, ये आपका क्या है, बांगर वाला भाबर वाला क्षेत्र है। उसके नीचे ये तराई है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गन्ने जैसी कुछ खेती आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ पे आपको क्या है दिख रहा होगा, ये तो आपका क्या हो गया, भाबर, ये आपका तराई हो गया। और ये दूर का, ये देखिए नदी है, ये नदी है, और इस नदी के पास वाला ये वाला क्षेत्र जो है ये खादर है। और ये दूर वाला क्षेत्र आपका क्या है, बांगर है। ये वाला, ये क्या है, बांगर है। आपका समझ में आया होगा। एक बार और इसको समझिए इधर वाले मैप से, ये इसको देखिए, ये आपकी क्या है, एक मिनट, ये देखिए, ये आपकी क्या है, नदी है। ये आपकी क्या है, नदी है, ये नदी चल रही है। और नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ जाती है, ये वाला और ये वाला क्षेत्र, ये आपका क्या है, खादर। और इसके जो दूरस्थ क्षेत्र है ये, और ये आपका क्या है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। अब आपको विजिबल भी होगा, अब तो आपको दिख ही गया होगा कि बांगर और खादर क्या है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी बांगर और खादर की, और ये सारी इमेज आपको पीडीएफ्स में मिलेंगी, तब तो आपको बहुत आनंद आएगा देखने में। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने मैदान पढ़ लिए। अब हमने मरुस्थल के बारे में भी बात की थी कि भारत का एक क्षेत्र मरुस्थल भी पड़ता है, और वो मरुस्थल आपका कौन सा है, थार का मरुस्थल है। तो भारत का जो मरुस्थल है, इंडियन डिजेर्ट है, वो आपका कौन सा है, थार डिजेर्ट है, थार मरुस्थल है। अभी जो थार डिजेर्ट है, थार मरुस्थल है, ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में ये कहाँ पे पड़ता है, जो अरावली पर्वत है, ये वाला आपका क्या है, अरावली पर्वत है। यहाँ से ये गुजरात से चलती है अरावली पर्वत, और ये आगे अगर बढ़ो तो यहाँ पे दिल्ली दिल्ली हरियाणा हरियाणा तक आपकी जाती है। और ये अरावली पर्वत जो है, इसके इसके जो पश्चिम वाला एरिया है, ये राजस्थान में और गुजरात में भी पड़ता है। तो ये आपका क्या है, यही आपका थार का मरुस्थल कहलाता है। ये इमेज है मरुस्थल में, इस तरह की एरिया पाई जाती है। ये आपका क्या है, इमेज है मरुस्थल का। और ये गर्म मरुस्थल है, यहाँ पे बड़ी हीटिंग रहती है, बहुत गर्म मरुस्थल है। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल आपका यही है। भारत का सबसे गर्म स्थान भी आपका यहीं पे मिलेगा, और उस स्थान का नाम है चुरू। चुरू कहाँ पे, जैसलमेर में है। और जैसलमेर कहाँ पे, राजस्थान में। तो राजस्थान सबसे गर्म मतलब प्रदेश भी है, लेकिन यहाँ पे वर्षा भी होती है, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, क्योंकि अरावली पहाड़ है यहाँ पे। तो ये अरावली पर्वत के क्या है, थार मरुस्थल पश्चिम में पड़ता है, और गर्म मरुस्थल है। ये पाकिस्तान में भी इसका जो है कुछ भाग लगता है। तो इसका इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही ये क्या आपका पड़ता है। तो ये आपको थार डिजेर्ट आपको समझ में आया होगा। ये आपकी क्या है, मतलब इस तरह का एरिया हो जाता है जहाँ पे ये थार होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सारा का सारा आपका क्या है, ये सारा का सारा आपका क्या है, यहाँ पे कुछ भी मतलब ये लैंड फर्टाइल नहीं होती यहाँ। ये एक बंजर भूमि होती है, इसी को मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पे मतलब भूमि फर्टाइल नहीं रह जाती, वही मरुस्थल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब हम अगली क्लास लेंगे उसमें भी इसका जिक्र यहीं से करते हुए बढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में थोड़ा बहुत इसका जिक्र करते हैं। अगली क्लास में जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे।
लेकिन अभी भी मैं इसको यहाँ से पढ़ाता हूँ, इसको समझ लेता हूँ। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको पढ़ते हैं। पहले तो ये है कहाँ पे, ये आपके देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपको जो पठार मिलेगा वो आपका ये वाला क्षेत्र आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय क्या होता है, पहले तो प्रायद्वीपीय को आपको समझाएंगे, 1 मिनट। मैं शायद इसमें एक इमेज लाया था, वो शायद इमेज है नहीं इस टाइम पे इसमें, वो शायद मैंने डिलीट कर दी थी। इसमें लगाई थी मैंने, बहुत अच्छी इमेज लगाई थी जिसमें प्रायद्वीपीय पठार को बताना चाहता था कि कौन सा एरिया आपका प्रायद्वीपीय पठार है। फिलहाल मैं अगली क्लास लेके आऊँगा तो उसमें वो इमेज भी लेके आऊँगा। फिलहाल तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, अगली क्लास में और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा अगर आपने ये समझ लिया। तो ये प्रायद्वीपीय पठार, ये 300 मीटर दूरी से देखा जा सकने वाला जो क्षेत्र होता है वो पठार कहलाता है। 300 मीटर दूरी से जिसे देखा जा सके वो क्या होता है, पठार कहलाया जाता है। और प्रायद्वीपीय किस चीज को कहते हैं, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीपीय कहलाता है। कैसे सर समझें हम, इसको समझने के लिए आपको ये चीज देखिए, ये आप देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये वाला क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये वाला, ये यहाँ गुजरात से राजस्थान से लेके सारा का सारा आपका प्रायद्वीपीय पठार इस तरह से लगता है। अब ये इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका हिंद महासागर है। तो ये नीचे हिंद महासागर है, इधर आपका अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल। तो तीन ओर से क्या है, वाटर से घिरा हुआ ये भूभाग है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। अगर चारों तरफ से घिरा होता तो इसको क्या कहते हैं, केवल द्वीपीय द्वीप कहते। लेकिन ये तीन तरफ से है तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पश्चिम में क्या है, वेस्ट में अरब सागर, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, साउथ में हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है। और पठार क्या कहलाता है, जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भाग आपका क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। एक टापू नुमा एक आपका क्या हो जाता है, क्षेत्र होता है जो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा होता है, छत नुमा एक तरीके से होता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, पठार। जिसकी औसत ऊंचाई कितनी हो सकती है, 600 मीटर से 900 मीटर तक आपकी ऊंचाई हो सकती है। औसत ऊंचाई मतलब एक समतल मैदान की तरह होता है, लेकिन इतना ऊंचा दूर से देखने पे होता है। अब आप कहेंगे तो इससे तो आपका एवरेस्ट है, वो तो आपकी 8,848 मीटर ऊंची, तो वो तो पठार नहीं, वो तो पर्वत। लेकिन वो एक चोटी है ना, वो क्या है, आपकी एक चोटी है इस तरह से। और पठार आपका किस तरह से होगा, आपका इस तरह से होगा, एकदम छतनुमा होगा आपका पठार, इस तरह से छतनुमा। ऊपर क्या होगा, सपाट आपका क्षेत्र होता है आपका। मैं अगली स्लाइड में एक आध पठार के जो इमेज हैं वो लेके आऊँगा, तब आपको और बेहतर से समझ में आएगा। तो इस ये गोंडमाला लैंड का भाग है, ये जो पठार है ये गोंडमाला लैंड का भाग है। और ये उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक आप समझते हैं ना, उत्तर से दक्षिण तक मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये मान लिया इतना है आपका, ये क्या है, पठार है। तो ये उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या है, 1600 किलोमीटर है, ना कि मीटर है, ठीक है। यहाँ पे 1600 किलोमीटर लिखा हुआ है। और पश्चिम से पूरब तक, यहाँ से यहाँ तक आपका 1400 किलोमीटर तक विस्तारित है। और इसका जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व है, मतलब ये इस तरह से इधर की तरफ इसका ढलान है, इसका ढलान इस तरफ को है। इधर जो है, एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये इस तरह से बना हुआ है, जैसे ये आपका इस तरह से है आपका, तो आपको इधर ढलान दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से आपका क्या है, इधर इस तरफ को इसका क्या है, ढलान है। अब भारत का जो, ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड सबसे पुराना भूभाग है। ये गोंडवाना लैंड का किस्सा जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तब जाके समझाऊंगा इस गोंडवाना लैंड को, आपको लारेशिया को, आपको अंगारा लैंड को, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं बताऊंगा गोंडवाना लैंड क्या होता है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के अवसाद के निक्षेपण से होता है। मतलब कोई समुद्र है, उसके अंदर कोई ज्वालामुखी उठा, जब वो ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी से बड़ा ही लावा निकलता है। वो लावा एक जमीन पे क्या हो जाता है, बिछ जाता है, और वही एक टापू के रूप में एक वो ले लेता है। तो वो आपका जमीन से जब उठा और वो उठ के एक टापू बन गया, तो उसी को क्या बोला गया, प्रायद्वीपीय पठार बोला गया। और ये प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से बना है। आप आर्कियन युग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो ये आर्कियन युग की चट्टानों में आपका क्या है, ये निर्माण इसका हुआ था। अब इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे, तो देखिए दक्षिण राजस्थान से लेके, ये राजस्थान है, ये दक्षिणी राजस्थान है यहाँ पे। तो इस राजस्थान से लेके झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब में ये आपका पाया जाता है। ये पठार आपका क्या है, सब में ये पाया जाता है पठार। ये वाला जैसे यहाँ पे ये आपका पठारी भाग है, तो ये आपका यहाँ पे राजस्थान से लेके आपका यहाँ तक पाया जाता है।
देखिए इतने क्षेत्र आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब में ये आपका पाया जाता है। ये इसका क्या है क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय जो पठार है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हमने क्षेत्र तो देख लिया कहाँ कहाँ इसका लगता है, वो तो राज्य वाइज था। अब इसमें आपको पढ़ेंगे तो आपको मालवा का पठार इसमें आपको मिलेगा, इसमें छोटा नागपुर का पठार भी मिलेगा, इसमें बुंदेलखंड का पठार भी मिलेगा, और इसमें आपको बघेलखंड का पठार भी देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, और ये दंडकारण्य का पठार की जिक्र मैं यहीं पे कर देता हूँ, बस इसमें ज़्यादा जाना नहीं है। ये दंडकारण्य का पठार आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु नहीं इसको बोलते हैं तेलंगाना, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, इतने राज्यों में इससे अगर कभी भी क्वेश्चन बनता है आपका दंडकारण्य पठार से। ये दंडकारण्य पठार ये सब प्रायद्वीप का ही भाग है, तो इसको क्या है दंडकारण्य का पठार जो है इसके ये क्षेत्र आपको पता होने चाहिए कि ये कहाँ पे पड़ता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इसमें ये पड़ता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है इंद्रावती नदी, जो कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। जो बस्तर जिला है ना छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ की ये जीवन रेखा कहलाती है बस्तर की। और बस्तर आपसे कभी भी ऐसे ही आपका पूछा जा सकता है बस्तर कहाँ पे पड़ता है, या मैचिंग द कॉलम में आ जाता है। तो आपको बस्तर पता होना चाहिए कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर है, और वहाँ एक नदी है इंद्रावती जो बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है, जो दंडकारण्य पठार से निकलती है। और इसमें जो दंडकारण्य पठार है, इसके बाद के पठार आपके और भी, जैसे दक्कन का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है। तो ये सारे पठार आपको पढ़ने हैं, इतने सारे आपके पठार होते हैं। अब इसमें हम इतने वाले तो ये पढ़ेंगे, ये वाले हमको पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे सारे आपके इसी में आ जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। कर्नाटक का पठार कहाँ होगा, कर्नाटक में ही होगा। तमिलनाडु का पठार, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में होगा। अब इसमें हम जब ये पढ़ेंगे तो हमको अरावली के बारे में भी पढ़ना होगा। कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत है, और पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इनके बारे में भी हमको पढ़ना होगा। अब इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। गुजरात जो एक क्षेत्र है, तो गुजरात में भी मतलब एक वो लगता है इसका क्षेत्र थोड़ा बहुत, क्योंकि राजस्थान में लगता है तो गुजरात में भी लगता है। अब गुजरात की कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि एक कच्छ की पहाड़ी है, एक मांडव पहाड़ी है, बरदा पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी है, गिर पहाड़ी है। ये सारी की सारी आपकी कहाँ की हैं, गुजरात की पहाड़ियाँ हैं। और ये उत्तर से लेके दक्षिण तक इसी क्रम में आपको मिलेंगी। मतलब ये अगर गुजरात का एरिया है तो गुजरात में ये इस तरह से नीचे तरफ चली जाएंगी पहाड़ियाँ, इनको आपको याद रखना है। और ये कौन से, कच्छ है, मांडव, बरदा, गिरनार और गिर। देखिए गिरनार तो आपको, गिरनार आपने वो भी सुना होगा जो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है ना, तो वो भी आपने सुना होगा। तो वो भी आपका गुजरात में ही होता है, तो वो तो आपको पता ही, गिरनार गुजरात और गिर पहाड़ी। अब महाराष्ट्र की भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये हम वैसे तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन इनको देख लेते हैं। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, इनसे सीधे क्वेश्चन बन सकता है ये कहाँ की है। तो अजंता की पहाड़ी तो आपको महाराष्ट्र में है, वो तो पता ही है। लेकिन बालाघाट, गाबिलगढ़, सतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ी ये आपको नहीं पता है, तो ये मैं यहाँ पे मेंशन किए हूँ। तो इसको भी आप याद रखना कि ये पहाड़ियाँ आपकी कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि मैं इनको सेपरेट नहीं पढ़ाऊँगा, इनको बस ये ऐसे ही पढ़ना है, इनको मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल वाली तो पहाड़ियाँ हम पढ़ चुके हैं, चोटियाँ पढ़ चुके हैं। ये पहाड़ियाँ हम ऐसे ही देख लेते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात में आपकी पड़ती हैं। अब ये वाला मैप आप लोग देखिए, ये मैप अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपका भारत है। कौन सा भारत है सर? ये वाला भारत है। यही तो है आपका भारत। हाँ सर यही है हमारा भारत। तो इसमें देखिए ये वाला आपका जो क्षेत्र है, ये आप यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से आप इस तरफ को बढ़ेंगे, इस तरफ को ऐसे आप ऊपर से बढ़ते जाइए, ऊपर से यहाँ पे बघेलखंड को भी ले लीजिए। बघेलखंड, बुंदेलखंड ये सब इसी में ऐसे, ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और इस प्रायद्वीपीय पठार में ये इतना सारा मसाला आपको देखने को मिलता है, इतना सारा आपको मसाला देखने को मिलता है। देखिए इसमें क्या क्या है। अब इसमें क्या है आपका, ये देखिए मालवा का पठार इसमें शामिल है, क्योंकि अभी हमने बताया था यहाँ पे। ये मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, दक्कन का पठार है, बघेलखंड का है, छोटा नागपुर, ये आपका दंडकारण्य पठार है। अब ये दंडकारण्य पठार आपको बना यहाँ पे, लेकिन इसका यहाँ महाराष्ट्र में भी क्षेत्र लगता है, उड़ीसा तेलंगाना में भी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी इसका क्षेत्र लगता है। तो ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ यहाँ पे बना है, मतलब ये इतना ही थोड़ा ना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और ये आपका क्या है, तेलंगाना का पठार, ये आपका कर्नाटक का पठार, ये आपका क्या है, दक्कन का पठार कहलाता है।
तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये आपका क्या है, शिलोंग का पठार है, तो इसको भी हमको क्या है पढ़ना है, मेघालय का पठार जिसको बोलते हैं। अब इधर देखिए, ये आपकी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हमने अभी बात की थी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ये अरावली पर्वत है, इसको पढ़ेंगे। ये विंध्य श्रेणी है, और विंध्य श्रेणी सिर्फ इतनी नहीं है, विंध्य श्रेणी आपकी ये यहाँ से इस तरह से ऐसे 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 जाती है, यहाँ पे दिल्ली में तक इसकी क्या है चीज़ें मिलती हैं विंध्य पर्वत की। ये मैकाल रेंज है, ये सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा की एक श्रेणी आपकी क्या है मैकाल है, उसको पढ़ेंगे। अब इधर क्या है आपका पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट है, ये आपको इनको भी आपको पढ़ना है। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या है, आज की क्लास हम यहीं तक रख सकते थे, क्योंकि अगली क्लास में हमको कहाँ से पढ़ना है हमने आपको बता दिया है, प्रायद्वीपीय भाग से पढ़ना है। तो हम अगली क्लास में और भी चीज़ें इसमें शामिल करके लेके आएंगे, अगली क्लास जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों क्या है लाइक करें, और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। और अगर आपको पेड वाली पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको मतलब कंप्लीट पीडीएफ मिलती है मेरी, अभी तो फ़िलहाल हिस्ट्री की ही तैयार है, तो वो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। पूरी कंप्लीट पीडीएफ इतनी शानदार है कि आप देखेंगे तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि इसमें तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ। फ़िलहाल तो मैंने उसकी पेड रख दी है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने पेड क्यों कर दी है। तो अगर आपसे कहा जाए उसकी एक आध स्लाइड आपको बना के दिखानी पड़े, तो शायद आपको समझ में आएगा कि उसमें कितनी मेहनत लगी है, कितना उसके पीछे स्ट्रगल हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रगल की तो बात अलग है, लेकिन बात कुछ और है। मैं एक क्लास मैंने कहा है मैं सेपरेट क्लास बना दूंगा, जिसमें मैं पीडीएफ के बारे में ही बताऊंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ पेड क्यों है, और फ्री में चाहिए तो कैसे मिलेगी, वो भी मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।